जिंदगी परेशान है कुछ पाने को कहती है, उधर खाली जेब मर जाने को कहती है, उधर खाली जेब मर जाने को कहती है। मैं गांव छोड़कर शहर आया था कुछ कमाने के लिए, मैं गांव छोड़कर शहर आया था कुछ कमाने के लिए, लेकिन माँ की याद घर लौट जाने को कहती है, माँ की याद घर लौट जाने को कहती है। दोस्तों, उत्तराखंड टॉपर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है उत्तराखंड में बेरोजगारी। आखिर उत्तराखंड में जो रोजगार के अवसर हैं पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? उत्तराखंड राज्य में लगभग 55,000 सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, उन पर भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? उनका क्या कारण है? आजकल 3-4 दिन से आप देख रहे हैं एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट, उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। उनका जो टैग है वो ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और पूरे वर्ल्ड में लगभग तीसरे या चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो और चाहे आपका ट्विटर हो। तो वो लगभग अपनी जो मांगे हैं उनको मनवाने में सफल भी रहे हैं और उनकी कुछ मांगे अभी रह भी गई हैं। आपने आज देख लिया होगा एसएससी और रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। एसएससी ने एग्जाम की डेट घोषित कर दी है और उसने ये भी बता दिया है कि उसका जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा। तो किसकी वजह से हुआ है? वो उनकी एकता की वजह से हुआ है। और हमारे अंदर क्या कमी है? हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। उत्तराखंड के जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो किसमें रहते हैं? एक दूसरे में कमियां निकालने में रहते हैं। इसमें ये कमी है, वो ऐसा पढ़ाता है, वो ऐसा पढ़ाता है, उसका कोर्स इतना महंगा है, उसका कोर्स ऐसा है, या उसमें ये कमियां हैं। इसमें हमारे अंदर यूनिटी की जो भावना है वो नहीं है। एसएससी और रेलवे के जो स्टूडेंट है उनमें यूनिटी क्यों है? क्योंकि उनके जो लीडर हैं, उनके जो यूट्यूब चैनल हैं जिनके लगभग 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो वो एक हैं। चाहे आप राकेश यादव की बात करिए, स्टडी 91 की बात करिए, एग्जामपुर की बात करिए या फिर वाईफाई स्टडी की बात करिए, सभी आज एक हैं। क्योंकि उन्हें पता है अगर हम एक होकर आंदोलन करेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और यही कारण है कि ट्विटर पर भी उनका जो टैग है वो इस टाइम ट्रेंड पे चल रहा है और सरकार पर पूरा दबाव है। एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, रेलवे ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और रिजल्ट डिक्लेयर करने की डेट भी उन्होंने घोषित कर दी है। तो ये सभी हुआ है उनकी एकता की वजह से। तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना होगा अगर हमें उत्तराखंड की जो बहरी सरकार है उसके कानों तक अपनी आवाज पहुंचानी है। एसएससी के और रेलवे के स्टूडेंट देखो क्यों परेशान है, उनके साथ ऐसा क्या हुआ? देखिए, एसएससी क्या करता है, एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर देता है लेकिन एग्जाम टाइम पे नहीं होता है। एग्जाम टाइम पे हो भी जाता है तो उसके बाद क्या करता है, उसका रिजल्ट सालों साल नहीं आता है। अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 साल लग जाता है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया उसके बाद वो ज्वाइनिंग को लटका देता है। तो यानी एसएससी की भर्ती का भी यही हाल है जो उत्तराखंड में है। लगभग एक भर्ती में 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। हालांकि बस वहां ये अच्छी बात है कि आपको हर 6 महीने में, हर 1 साल में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, लेकिन वो टाइम से नहीं करवाता है, इसलिए एसएससी के छात्र परेशान है। और रेलवे के छात्र क्यों परेशान है? एनटीपीसी ने आपको पता है 2017-18 में लगभग 90,000 पदों पर भर्ती निकाली थी, जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों थी। इन 90,000 पदों के सापेक्ष लगभग 3 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। 3 करोड़। अब आप जोड़ लीजिए कि 3 करोड़ बच्चों ने कितनी फीस भरी होगी। एक बच्चे की फीस 500 रुपए थी। सरकार ने कहा था कि आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो 100 रुपीज है और बाकी जो 400 है वो सब्सिडी के रूप में आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो ये सरकार का रेवेन्यू कमाने का एक तरीका था, क्योंकि उस टाइम चुनाव भी थे, आप सभी को पता है। खैर, इस मुद्दे पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा उत्तराखंड राज्य का जो हाल है वो भी ज्यादा ठीक नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपने राज्य की, यानी अपने उत्तराखंड की, अपनी देवभूमि की। हमारी देवभूमि के इस टाइम क्या हाल है? तो जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था 9 नवंबर सन 2000 को, उस समय ऐसे हाल नहीं थे उत्तराखंड के जैसे हाल इस समय है। अगर हमारा राज्य इस टाइम यूपी में होता तो कम से कम ये जो 70 हमारे एमएलए हैं ये फोकट की सैलरी तो नहीं खा रहे होते। जो इनके हाल है, कुछ नॉलेज ही नहीं है। किसी भी विधायक में, किसी एमएलए में इतनी हिम्मत नहीं है कि विधानसभा में बेरोजगारी पर बोल सके। उत्तराखंड राज्य में लगभग 15% बेरोजगारी पहुंच चुकी है और किसी एमएलए की, किसी विधायक की इतनी औकात या इतनी नॉलेज नहीं है कि विधानसभा में बेरोजगारी पर बोल सके। कहां से बोलेंगे कि उन्हें नॉलेज ही नहीं है। मोदी किया और विधायक बन गए, इसलिए उनको कोई इस बात की नॉलेज नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उन्हें आंकड़ों की नॉलेज नहीं है। और उनमें सबसे महान हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जिनकी नजर में उत्तराखंड में क्या है, बेरोजगारी -1% है। मेरी समझ में ये नहीं आता है ऐसी कौन सी आर्यभट्ट की औलाद है जिन्होंने उन्हें बताया होगा कि -1% का मतलब होता क्या है। उन्हें -1% का मतलब ही नहीं पता है। और सबसे मजे की बात यह है कि जिस सेमिनार में उन्होंने ये बात बोली कि उत्तराखंड में
-1% बेरोजगारी दर है। वहां पत्रकार भी मौजूद थे। तो क्या उन पत्रकारों में, उस मीडिया में इतना दम नहीं था कि वो नेताओं से क्वेश्चन कर सकती थी? मुख्यमंत्री से पूछ सकते थे कि -1% क्या होता है, आपने ऐसा क्यों बोला? लेकिन फिर दलाली कौन करेगा? सरकार की दलाली करनी है मीडिया को, इसलिए मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछता है। मीडिया सवाल किससे पूछेगा? मीडिया सवाल आपसे पूछेगा। मुख्यमंत्री के सलाहकार और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, वो न्यूज चैनल पे बैठ बैठ कर कहते हैं कि हमने जो है इतने साल में 6000 भर्तियां पूरी कर दी हैं, 7000 भर्तियां पूरी कर दी हैं। लेकिन मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उनसे आगे क्वेश्चन कर सके, उनसे पूछ सके ये भर्ती आपने कब कराई है, कैसे कराई है, कौन सा इसके विज्ञप्ति आपने निकाली है। लेकिन वो कहते हैं हमने कर दिया, और पत्रकार क्या करते हैं? मान लेते हैं। क्योंकि पत्रकार क्या कर रहे हैं? सरकार की दलाली कर रहे हैं, और उन्हें कुछ नहीं लेना है बेरोजगारी से, उन्हें कोई मतलब नहीं है पलायन से, उन्हें मतलब है सिर्फ पैसा कमाना। सरकार उनको ऐड चलाने का, उनका प्रचार करने का पैसा दे देती है, और यही उनका क्या है? कमाई का साधन है। मीडिया वो सरकार से प्रश्न नहीं पूछ सकते। वो प्रश्न किससे पूछेंगे? दैनिक जागरण प्रश्न आपसे पूछेंगे। जितने भी हैं क्या करते हैं? हर दूसरे महीने, हर महीने, हर 6 महीने में हजारों वैकेंसी अखबार में निकाल देते हैं। अगर वो अपना ही इतिहास उठाकर देख ले, अगर कोई न्यूज़पेपर अपना ही 1 महीने पुराना पेपर देख ले, उसमें देखेगा कितनी वैकेंसी हमने दी है। अगर वो देखे उन्हें, तो क्या वो पूरी हो चुकी थी? ऐसे ही उत्तराखंड की जो प्रिंट मीडिया है उसका हाल है। अखबार में छाप देते हैं कि साहब मुख्यमंत्री ने कहा इतनी वैकेंसी आएगी, उस नेता ने कहा उतनी वैकेंसी आएगी, सचिव ने कहा इतनी वैकेंसी आएगी। अरे आए तो सही। अगर वो वैकेंसी नहीं आती है तो मीडिया ये तो पूछ सकती है भाई आपने ऐसा क्यों कहा था, लेकिन वो भी मीडिया ने क्यों पूछना है? वो भी कौन पूछेगा? हम पूछेंगे। तो मीडिया इसलिए नहीं होती है, वो मीडिया सरकार की आवाज नहीं, मीडिया जनता की आवाज होती है। कभी वो जमाना था स्वतंत्रता के बाद, जब मीडिया क्या होती थी? लोकतंत्र का पहला स्तंभ कहलाती थी। लेकिन आज क्या है मीडिया? आज मीडिया चंद राजनीतिक पार्टियों का पहला स्तंभ है। जो पार्टी सत्ता में होगी, मीडिया उसका पहला स्तंभ है। मीडिया लोकतंत्र का पहला स्तंभ नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आपसे निवेदन है, आपकी जो मुद्दे हैं, आपकी जो बातें हैं, आप उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से उठाइए, या आप उनको अन्य किसी भी तरीके से उठा सकते हैं। लेकिन मीडिया आपकी बात नहीं सुनेगा। मीडिया या प्रिंट मीडिया आपकी बात को नहीं छापेगा, वो आपसे ही क्वेश्चन करेगा, सरकार से क्वेश्चन नहीं करेगा। और उत्तराखंड के नेता, उत्तराखंड के जो 70 MLAs हैं, उन्हें तो मतलब कोई नॉलेज ही नहीं है, वो नेता है ही नहीं। वो उन्हें खाली इतना पता है कि 5 साल बाद हमारी सरकार नहीं रहेगी, 5 साल बाद कौन? कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। इसलिए उनको जितना हजम करना है वो कर रहे हैं। जिसको जिस डिपार्टमेंट में लगाना है वो लगवा रहे हैं, चाहे उनके बच्चे हों या उनके रिश्तेदार हों, चाचा के हों, ताऊ के हों। वो जिसे चाहेंगे वो वहां चिपका देंगे या उसको लगा देंगे। ये यहां से सिंपल फंडा चल रहा है उत्तराखंड राज्य के अंदर। आपको इस बात को समझना होगा। उत्तराखंड राज्य का आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, वन विभाग, विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग और तो और पुलिस विभाग, सभी डिपार्टमेंट में चाहे आप पीआरडी के थ्रू, उपनल के थ्रू या अन्य माध्यमों में, चाहे आप संविदा की बात कर लीजिए, इनके थ्रू जो है बहुत सारे लोग लगे हैं। वो लोग कौन है? या तो वो किसी नेता के परिचित हैं, या उनके रिश्तेदार हैं, चाचा के, ताऊ के बेटे हैं, बेटियां हैं, या उनके खुद के बच्चे हैं। तो वो किसी ना किसी तरह लगे हैं। और आपको क्या लग रहा है? वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो उन्होंने लगा दिए हैं और उनको टेंशन नहीं है डिपार्टमेंट का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अखबार में आता रहता है कि ग्राम विकास अधिकारी के पास 30-30 गांवों का जिम्मा है। होगा क्यों नहीं? 2017 से आप नियमावली एक नहीं बना पाए तो जिम्मा तो एक ग्राम विकास अधिकारी के पास होगा ही ना। अब आपको एक नियमावली संशोधित करते हुए 4 साल लग जाते हैं। रोस्टर का मुद्दा, जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार आई है, रोस्टर का मुद्दा नहीं सुलझा है, जो कि मात्र 1 हफ्ते का मुद्दा है। लेकिन उन्हें क्या करना है? वोट बैंक की राजनीति करनी है। कभी SC/ST के समर्थन में दे दिया, कभी जनरल और OBC एम्प्लॉयज के समर्थन में दे दिया। तो उन्हें क्या करना है? खाली बेरोजगारों के साथ खेलते रहना है, इधर से उधर और इधर से उधर उसे घुमाते रहना है, ताकि कोई भी भर्ती टाइम से ना हो। और मीडिया को ये सारी बातें उठाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, अखबारों में देने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन अगर हम कोई आंदोलन करते हैं, हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं, उसे कहां छापते हो? अखबार के छोटे से कॉर्नर में छापते हैं, क्योंकि हम उन्हें पैसा नहीं दे सकते हैं, हम उन्हें ऐड का पैसा नहीं दे सकते। अब एक हमारे माननीय नेताजी थे अभी विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने अपना बेटे को क्या जूनियर इंजीनियर बना दिया डिपार्टमेंट में। क्या बना दिया? जेई। ना कोई एग्जाम, ना कोई परीक्षा, क्या बना दिया? जेई।
साहब यहाँ ग्रुप डी में बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है 80-85 नंबर लाके, वहां पे भी आप जो है धांधली करवा रहे हो ग्रुप डी की परीक्षाओं में, और अपने बच्चों को आप क्या बना रहे हो, डायरेक्ट जेई बना रहे हो। और क्या कहते हैं पूछने पे साहब कि मेरे बेटे ने तो साहब इंजीनियरिंग की थी। अरे भाई पूरे राज्य में तुम्हारे बेटे ने ही इंजीनियरिंग किया है क्या? हम वेले बैठे हैं, हमने नहीं की इंजीनियरिंग। उत्तराखंड में इतने युवा हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, इतने कॉलेज खुले हैं यहाँ पे, उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की है। या तुम्हारे बेटे ने कहीं अदर किसी कंट्री से स्पेशल जेई का कोर्स किया है जो तुमने डायरेक्ट उसको जूनियर इंजीनियर बना दिया। एक हमारी नेत्री जी हैं हरिद्वार की, अभी लगभग 2-3 महीने पहले उनका एक पत्र वायरल हुआ था, एक लेटर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि ये 3 आदमी हैं उत्तरकाशी के, वो 3 लोग थे कि जहां भी रिक्त पद हो इनको समायोजित कर दिया जाए। आदेश समायोजित यानी चिपका दिया जाए जहां भी जगह खाली है तुरंत के तुरंत, क्योंकि कौन है वो सरकार के आदमी है। तो भाई एक बेरोजगार कहां जाएगा? आप उसे कब तक अवसर नहीं दोगे? अभी हाल ही में अल्फा बीटा गामा चल रहा है सोशल मीडिया पे, उनकी बेटी को क्या बना दिया, डायरेक्ट लेखाकार। वाह जी वाह। मतलब एक बंदा ग्रुप डी में 80-90 नंबर लाकर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वहां मेरिट जा रही है 99 ग्रुप डी में, वहां पे तो बंदे का 4-5 साल कोचिंग करके तैयारी, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और आप अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को क्या बना, डायरेक्ट लेखाकार बना रहे हो या अकाउंटेंट बना रहे हो। ये कौन सी बात हुई? और पूछने पे कहते हैं हमारी कोई सोर्स नहीं थी। अरे भाई पीआरडी में इतने जो प्रदेश के युवा हैं, युवतियां हैं, इतनों का नाम है, उनका नाम क्यों नहीं आया? आपके बच्चों ने कोई अलग से कोर्स किए हैं जो उनको एलिजिबल समझाया सबसे पहले पीआरडी ने? हमारे गांव के, और तो मेरे भाई का भी नाम पीआरडी में रजिस्टर्ड है, उनका तो आज तक कोई नाम नहीं आया पीआरडी में, लेकिन आपकी बेटी का आ गया है। ये बहुत अच्छी बात है, और आपकी कोई सोर्स भी नहीं थी। लेकिन इन मुद्दों से मीडिया को कुछ नहीं लेना है। मीडिया को कोई मतलब नहीं है आपकी बेरोजगारी से, मीडिया को कोई मतलब नहीं है पहाड़ों के पलायन से, मीडिया को मतलब है सरकार की वाहवाही करने से, उनके बड़े बड़े विज्ञापन छापने से, और पान बहार गुटखा के विज्ञापन छापने से। आज 2 सितंबर है, मैंने सोचा था उत्तराखंड के इतिहास में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी 1 सितंबर 2 सितंबर को, तो मुझे पेपर में देखने को कुछ मिलेगा। आज जब मैं सुबह ही पेपर मैंने उठाया तो सबसे पहले दिमाग खराब हुआ, उसमें किसका ऐड था? दिलबाग का और पान बहार का, और वो भी किस पे? फ्रंट पेज पे। तो कितनी दुर्भाग्य की बात है। जिन आंदोलनकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इतने सपने सजोए थे उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, इतने आंदोलन किए थे, उन्होंने इतना संघर्ष किया था, इसीलिए किया था। जो आज की मीडिया उस इतिहास को अपने फ्रंट पेज पे भी नहीं दिखा सकता है, तो और क्या कर सकता है? लेकिन मीडिया को उससे कुछ नहीं लेना है। हम कोई आंदोलन करते हैं, नहीं दिखाना है, तो आपको सीधा सीधा करना क्या है? मीडिया का बायकॉट करना है। जितने भी आपने अखबार लगा रखे हैं, आप एक अखबार का 500 रुपया देते हैं, वो इसलिए नहीं देते हैं कि आप इसका दिलबाग का ऐड देखो या पान बार का ऐड देखो, या आप उसमें हीरोइन और हीरोइन का ऐड देखो। आप देते हैं, आपको सूचना मिलनी चाहिए, लेकिन सूचना आपको नहीं मिलती है। सूचना अगर आपको मिलती है, सूचना किसकी मिलती है? सूचना आपको नेताओं की मिलती है। आज इस नेता के साथ ये हुआ, उस नेता के साथ ये हुआ, आज उसको बुखार हो गया, और आज इसकी ये तबीयत खराब हो गई। क्या इसीलिए समाचार पत्र लगाते हैं? स्थानीय मुद्दों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा अखबारों में अब। और मीडिया तो उत्तराखंड का कोई चैनल ही नहीं है, कोई स्पेशल चैनल ही नहीं है। एक चैनल है हमारा पर्वतजन पहाड़ टीवी, उसी के जो संपादक जी हैं सेमवाल जी, उन्हें सरकार 2-3 बार साल में अंदर कर देती है, क्योंकि हमारे मुद्दे उठाते हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये जो मीडिया है इसका बायकॉट करना है। और हमारी आगे की रणनीति क्या होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो के एंड में, कि आपको क्या करना है। हमारी सरकार को, इस बहरी सरकार को जगाने की आगे की रणनीति क्या होगी, जिससे सरकार पर दबाव पड़ सके, और जो ये जो भर्ती हमारी पेंडिंग पड़ी है, जिसके रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं, किसी की जांच चल रही है, कोई कोर्ट में पड़ी है, इनका निस्तारण हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की, जिसका आपको सभी को पता है फॉरेस्ट गार्ड का क्या असर हुआ है उत्तराखंड में। तो दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती आई थी, वो आई थी आपकी 2017 में। कब आई थी? 2017 में आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई थी। और 2017 में उसमें क्या मांगा था? इंटर में साइंस मांगी थी। उसके बाद क्या हुआ? 1 साल लग गया उसकी नियमावली को चेंज करते करते, क्योंकि आर्ट साइड वालों को भी मौका देना था, और मौका ऐसे नहीं दिया। कई आंदोलन हुए, कई धरने प्रदर्शन हुए,
तब जाकर सरकार की आंख खुली और उसने क्या किया, 2018 में इस भर्ती में क्या किया, 8 वालों को भी मौका दे दिया। अब चलो भाई 8 वालों को मौका दे दिया। अब नियमावली में क्या था, पहले क्या होगा जी, फिजिकल होगा, उसके बाद क्या होगा, आपकी लिखित परीक्षा होगी। अब आयोग पता नहीं, मतलब उसकी क्या नीतियां हैं कि उसको पहले पता नहीं होता नियमावली में है क्या। अब नियमावली में था कि पहले शारीरिक परीक्षा होगी, लेकिन आयोग के पास कोई इंतजाम नहीं थे, आयोग के पास इतने कर्मचारी भी नहीं है कि वो फिजिकल करा सके। तो उसने क्या कहा जी, पुलिस विभाग को कहा कि आप फिजिकल कराइए, बाकी जो अन्य काम है वो हम करेंगे, फिजिकल में आप हमारा सहयोग कीजिए। पुलिस विभाग ने मना कर दिया। उसके बाद वन विभाग को कहा भाई आपकी भर्ती है, आप ही करा लीजिए फिजिकल, जो बाकी काम है वो हम करेंगे, आप फिजिकल करा लीजिए। तो वन विभाग ने भी हाथ खड़े कर दिए, हम भी नहीं कराएंगे जी फिजिकल। वाह जी वाह। आयोग जाता है युवा कल्याण विभाग के पास, युवा कल्याण विभाग ने भी मना कर दिया जी, हम भी नहीं कराएंगे। वाह जी वाह। तो सारे डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि अब फिजिकल हम नहीं कराएंगे। तो अगर उस टाइम पे आप देखें, अगर मुख्यमंत्री जी का आदेश आता पुलिस डिपार्टमेंट में कि पुलिस डिपार्टमेंट वन विभाग का जो फिजिकल है वो कराएगा, क्या पुलिस विभाग की इतनी औकात थी या किसी डिपार्टमेंट की इतनी औकात थी कि वो आदेश की अवहेलना कर देता या मना कर देता हम फिजिकल नहीं कराएंगे? ऐसा नहीं होता। लेकिन मुख्य कारण क्या था, सरकार को नहीं कराना था। सरकार को आपको कभी इधर कभी उधर चक्कर जरूर लगवाने थे। तो पूरा 2019 इसी साल में बीत गया आपका, 2019 भी ऐसे ही बीत गया। 2020-19 में फिर क्या हुआ, इसमें संशोधन हुआ, और संशोधन होके क्या हुआ भाई, फिजिकल तो कोई कराने को राजी है नहीं और फिजिकल है भी इसमें इतना, तो क्या कर देते हैं, पहले इसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान कर देते हैं। लिखित परीक्षा का प्रावधान करने का काम कितना था, ज्यादा 8 दिन 10 दिन, लेकिन उसमें भी कितना लगाया उन्होंने, 1 साल लगाया। कभी वन विभाग के पास, कभी शासन के पास नियमावली को मंजूरी नहीं मिली। जो विज्ञप्ति थी, जो विज्ञापन था भर्ती का, वो इधर से उधर टहलता रहा, उसमें संशोधन नहीं हुआ। 2019 लास्ट में जाके क्या हुआ, इसमें संशोधन हुआ और फरवरी 2020 में इसकी लिखित परीक्षा हुई। और आयोग ने क्या कहा, अब इसमें जो फिजिकल होगा वो ये नहीं होगा कि इसमें शॉर्ट पुट भी होगा, लंबी कूद भी होगी, ऊंची कूद भी होगी, क्या होगा, खाली रनिंग होगी। यानी अब इसमें सारा फिजिकल हटा दिया। तो आप सभी को पता है फरवरी में इसकी लिखित परीक्षा हुई, सभी को पता है, बहुत ही एक बड़ी परीक्षा थी उत्तराखंड राज्य में, और आयोग बहुत वाहवाही भी लुटेर रहा है कि हमने जो है परीक्षा का आयोजन बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है। लेकिन आप सभी को पता है उस परीक्षा का क्या हाल हुआ था। कई सेंटरों में नकल हुई, हालांकि इसकी पुष्टि तो अभी तक एसआईटी टीम भी नहीं कर पाई है, तो मैं तो कैसे कर सकता हूं। तो फिलहाल एसआईटी का इंतजार आपको करना पड़ेगा। और फरवरी 2020 से एसआईटी गठित है, लेकिन अब तक एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो पब्लिश नहीं की गई है। हालांकि जो एसआईटी ने रिपोर्ट का टाइम मांगा था देने का, यानी जांच का जो समय मांगा था, वो मात्र 1 महीने का मांगा, और 1 महीना आपका मार्च अप्रैल में ही हो चुका था। लेकिन अब आपका सितंबर स्टार्ट हो गया है, एसआईटी रिपोर्ट का कुछ नहीं पता है कि एसआईटी रिपोर्ट कब आएगी। दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब है सरकार अभी नहीं चाहती। अगर हम दबाव नहीं बनाएंगे सरकार के ऊपर, तो एसआईटी रिपोर्ट 6 महीने में तो क्या 2 साल में भी नहीं आएगी। तो इसलिए आपको एसआईटी रिपोर्ट को जारी करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना है। जैसी हमारी रणनीति रहेगी, हम आपको इसके बारे में एंड में जरूर बताएंगे। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का ही जब आंदोलन चल रहा था, जब पीसी पंत और बॉबी कुमार जी टंकी पर चढ़े थे, जब इतने धरने प्रदर्शन हुए थे कि इस परीक्षा की जो है निष्पक्ष जांच हो, उसी समय एसएसपी साहब देहरादून, हमारा जो धरना स्थल है, वहां पे पहुंचे थे। तो मैंने उनसे कहा था, सर ये जो यूबीटीआर की जो भर्ती हुई है ग्रुप डी की, ये कैसी परीक्षा हुई है, इसकी जो मेरिट गई है वो 100 में से 99 यानी 100/99 कैसे चली गई? और सिलेक्शन भी किनका हुआ है? 18 साल का लड़का, 18 साल का लड़का, और उसके मार्क्स कितने हैं? 98, 100/98। आपको यकीन नहीं आएगा। और एक उसमें 42 साल का बूढ़ा लोग, बुजुर्ग इंसान, मेरे पास उसकी फोटो भी है, बीजेपी के झंडे उठा के इधर रैलियों में घूमता है हरिद्वार में, तो उनका सिलेक्शन हुआ है। 42 साल के 2 लोग हैं इसमें, और 18 साल के 2-3 बच्चे हैं, उनके 98, 99, 97 ऐसे मार्क्स आए। तो जब मैंने उन्हें कहा कि सर इसकी भी जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जांच कर लेंगे, आप एक बार ऑफिस आ जाना। तो मैं ऑफिस गया, मैंने बताया सर ऐसे ऐसे हुआ है इसमें,
मेरा तो एग्जाम था नहीं, लेकिन कुछ बच्चों का था, तो 2-3 स्टूडेंट तो क्या किया, अपना झोला जो अपना बिस्तर था उठा के घर ही चले गए। क्या करना, हम तो ला नहीं सकते 99 मार्क्स, हमारे अंदर तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। और वास्तव में पेपर इतना इजी भी नहीं था कि आपके 99 मार्क्स आ सकते थे। जो मेहनती बच्चे थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, उनके मार्क्स आए हैं 80-85 के क्रॉस उनके मार्क्स आए हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी, और मेहनत के इतने ही मार्क्स होते। तो मैं वहां पे गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके बयान दर्ज होंगे और आपको एक यहाँ पे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मैंने एप्लीकेशन दी। उसके बाद क्या किया उन्होंने, एसपी क्राइम को जांच दे दी कि आप इसके बयान लीजिए और इसकी जांच शुरू करिए। उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो मुझे बयान लेने के लिए बुलाया गया। कोरोना टाइम उस टाइम स्टार्ट हो चुका था। तो उसके बाद उन्होंने मेरे बयान लेने के बाद कहा कि ठीक है, जांच में थोड़ा समय लग सकता है। मैंने कहा ठीक है, टाइम तो लगेगा ही। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी यूबीटीईआर के जो सचिव हैं, उनके बयान दर्ज किए। और अभी लगभग 10 दिन पहले उन्होंने मुझे सूचना दी कि जांच पूरी हो चुकी है। अब जांच पूरी क्या हुई आप सुनिए। उन्होंने सचिव के बयान लिए और सचिव महोदय ने क्या कहा उन्हें कि इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार हैं, इनमें कोई प्रामाणिकता नहीं है, इन्होंने जितने भी तथ्य लिखाए हैं वो सब झूठे हैं। और पुलिस ने उन्हें मान लिया कि झूठे हैं। अब इसलिए मैंने आपको एप्लीकेशन थोड़ी दी थी, आपको जांच करनी थी। अगर सचिव ने ऐसा कह दिया है तो सचिव कोई हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है जो सच बोल रहा होगा। उन्होंने क्या किया, मुझे इतना मोटा गट्ठा पकड़ा दिया एक कागजों का। उसमें उन्होंने जितने यहाँ पे एग्जाम सेंटर थे उनकी लिस्ट पकड़ा दी है मुझे, उनमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, उनमें किस किस टीचर की ड्यूटी थी, वहाँ पे कौन प्रिंसिपल था, कौन वहाँ पे चेकिंग करने वाला था। अरे भाई, उससे क्या लेना मुझे। जब किसी के 100 में से 99 मार्क्स आएंगे क्वेश्चन गलत होते हुए भी, तो सवाल तो उस पर उठेंगे ही। और अगर आयोग को मतलब थोड़ी सी भी शर्म होती तो आयोग खुद ही उसके ऊपर जांच बैठाता, उसको जांच बैठानी चाहिए थी। यहाँ पर तो जो है आयोग के ऊपर ही खुद प्रश्न चिन्ह है। लेकिन यूबीटीआर है, कुछ भी पॉसिबल है। रुड़की हरिद्वार का आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी क्षेत्र में बहुत ही अव्वल है। और शिक्षकों का तो उत्तराखंड राज्य में इतना बुरा हाल है, कभी अतिथि शिक्षक, कभी ये शिक्षक, कभी वो शिक्षक, मतलब कभी एक जो वास्तविक नोटिफिकेशन होता है, जो बिल्कुल शुद्ध विज्ञप्ति होती है, वो कभी निकलती ही नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। अतिथि शिक्षकों को मतलब ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया, और ज्वाइन करने से एक दिन पहले क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया जी अतिथि शिक्षक क्या होता है तो पता ही नहीं हमें, कौन सा नियम है। भाई, जब तुम किसी को बैकडोर से लगाओगे तो ऐसा ही तो होगा ना। तुमने 20 दिन के अंदर फॉर्म भी भरवा लिए और तुमने रिजल्ट भी जारी कर दिया मेरिट के बेस पे, ये कौन सा तरीका हुआ। अगर भर्ती करनी है तो सीधी भर्ती कीजिए ना, आप डायरेक्ट आयोग को दीजिए। अभी हाल ही में 900 प्रवक्ता की भर्ती हुई थी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने करवाई थी। लगभग 900 पद थे उसमें। तो जो टॉपर्स स्टूडेंट थे, जिनके अच्छे मार्क्स थे, इंटरव्यू में सब बाहर कर दिए। लगभग 80% जो टॉपर थे वो सब बाहर हुए। अंदर कौन हुए, लगभग जिनके 99-100 मार्क्स थे 200 में से, वो लोग अंदर हुए। और उसके बाद क्या कहती है सरकार, ये मजे की बात है, जब भर्ती पूरी हो गई कि साहब अब एक काम करते हैं, हम इंटरव्यू हटा देते हैं। मतलब तुमने पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई, तुमने प्री एग्जाम लिया, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं। इंटरव्यू के बेस पे आपने सिलेक्शन किया, और भर्ती पूरी कराने के बाद आप कहते हैं कि हमने अब इंटरव्यू समाप्त कर दिया। तो पहले भी तो कर सकते थे। अब आयोग ने नया नोटिफिकेशन निकाला है कि उसका जो सिलेबस है चेंज हो गया, और भर्ती जो है 2 चरणों में पूरी होगी। एक बहुचर्चित भर्ती है उत्तराखंड में, अपर निजी सचिव। बहुत ही अच्छा पद है उत्तराखंड राज्य का, अपर निजी सचिव APS, आप सभी जानते होंगे, बहुत से बच्चों ने फॉर्म भरा भी होगा। 2017 में यह वैकेंसी आई थी। लगभग 122 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने, और हजारों बच्चों ने इसका फॉर्म भरा था। 2018 में इसका एग्जाम हुआ और लगभग 2200 कैंडिडेट जो मेंस होगा उसके लिए एलिजिबल हुए। लेकिन जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो आयोग ने कहा कि जो आपका डिप्लोमा है 1 साल का कंप्यूटर का, ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि आपने हेट्रॉन से नहीं किया है या आपने यूनिवर्सिटी से नहीं किया है। तो आप मुझे बताइए, उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, इसमें कितने हेट्रॉन के इंस्टीट्यूट हैं? अगर मेन देहरादून में 1-2 इंस्टीट्यूट होंगे भी, तो जो चक्राता, कालसी या लाखा मंडल का एक स्टूडेंट है
वो हीट्रॉन का डिप्लोमा करने यहाँ पे 150-200 किलोमीटर आएगा क्या? या आपकी मंशा ये है जो पर्वतीय युवा है, जो पहाड़ी क्षेत्र का निवासी है, उसको रोजगार ना मिले? या तो उत्तराखंड सरकार को एक काम करना चाहिए, जितने भी उत्तराखंड राज्य में ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुले हैं, चाहे वो सोसाइटी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है या किसी मिशन के थ्रू रजिस्टर्ड है, उनको बंद करवा देना चाहिए। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आपका डिप्लोमा है वैलिड नहीं है, जबकि बच्चे ने पूरा प्रशिक्षण लिया है, उसको स्किल भी पूरी है, उसको कंप्यूटर चलाना भी आता है, जिन्हें आप लगवाते हो चाटुकारिता जो आपकी करते हैं और उन्हें आप लगवाते हो अपने रिश्तेदारों को, उनसे तो ज़्यादा टैलेंटेड हैं जो बेरोजगार हैं। तो अगर आपको लगता है कि डिप्लोमा वैलिड नहीं है, जो सोसाइटी एक्ट का है या अन्य किसी मिशन का है या किसी इंस्टीट्यूट का है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए, उत्तराखंड राज्य में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इनको बंद करवा देना चाहिए। नहीं तो आपको इनका जो डिप्लोमा है उनको वैलिड मानना चाहिए। अगर आपको डिप्लोमा में कोई शक भी होता है, आप उसकी परीक्षा लीजिए ना, आप मेंस करवाइए, मेंस में कंप्यूटर पूछिए, स्किल टेस्ट लीजिए, टाइपिंग करवाइए, लेकिन आपको क्या चाहिए? बहाने चाहिए। कुल 122 पद हैं एपीएस के, और जो मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं मात्र 158 हैं। उनकी एग्जाम डेट भी आयोग ने घोषित कर दी है। अब विद्यार्थी करे तो क्या करे? अब उसने जहां से किया है वहीं का तो वो लगाएगा ना। अब ज्यादा क्या करेगा? वो कहीं से सोचेगा फेक बन जाए, फ्रॉड बन जाए। अब यही उसके पास ऑप्शन बचता है। तो आयोग को और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आयोग और सरकार इस बारे में नहीं सोचेंगे जब तक आप और हम आवाज नहीं उठाएंगे। इसलिए आपको और हमें मिलकर आवाज उठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाकी आप सभी को पता है मीडिया का क्या हाल है, बीजेपी के और या किसी भी पार्टी के, मैं बीजेपी की ही बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चाहे सत्ता किसी की भी पार्टी की हो, मीडिया क्या करती है? अब किसी चैनल पे बैठा है कोई प्रवक्ता और वो कह देगा जी स्वरोजगार अपनाओ और उत्तराखंड में हमने इतने पद भर दिए हैं, इतना ये कर दिया है। तो आप मुझे ये बताइए, अभी मैं देख रहा था एक चैनल, उसमें एक प्रवक्ता जी बैठे थे, अभी जो सत्ताधीन पार्टी है उसके, वो कह रहे थे हमने इन्वेस्टर समिट के थ्रू 53,000 लोगों को रोजगार दे दिया। कितने लोगों को? 53,000। इन्वेस्टर समिट कब हुआ? 2019 में। इन्वेस्ट कितना हुआ? करोड़ों का इन्वेस्ट हुआ। हालांकि करोड़ों तो सरकार ने खर्च कर दिए, इन्वेस्टमेंट हुआ है या नहीं हुआ वो हमें नहीं पता। वो क्या कह रहे हैं? 53,000 लोगों को रोजगार दे दिया। अरे भाई, जिस कंपनी की अभी 4 दीवारी तक नहीं बनी है, उसकी बाउंड्री वाल तक नहीं बनी है, और वो कंपनी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो रोजगार कैसे दे दिया? कैसे रोजगार मिला है? आप मुझे बता दीजिए। जब वो कंपनी बनी ही नहीं है, खाली इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो रोजगार कैसे दे दिया उन्होंने 53,000 लोगों को? और मीडिया वाले वाह 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 करते रहते हैं। तो प्रवक्ता जी ने बोल दिया और सच हो गया। उनसे पूछना नहीं है भाई कैसे दिया है, कहाँ आंकड़े हैं। उन्हें ये पता है अगर मुख्यमंत्री जी ने -1% बोल दिया है तो -1% ही है, उन्हें आंकड़ों से कुछ लेना देना नहीं। तो भैया आपको अब करना क्या है? उत्तराखंड राज्य की जो गूंगी बहरी सरकार है इसको जगाना है। कैसे जगाना है हम आपको बताएंगे, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में लगभग 53,000 पद बहुत ज्यादा होते हैं। इतने पद सरकारी रिक्त पड़े हैं अन्य विभागों में, तो उन पदों पे हम कैसे स्वरोजगार करें? पहली बात तो ये है, उत्तराखंड राज्य का कोई भी जो प्रवक्ता होता है सरकार का, वो क्या कहते हैं? स्वरोजगार अपनाओ। तो स्वरोजगार जो अपनाएगा वो अपनाएगा, उसे आप रोक भी नहीं सकते हैं। आपके लोन से तो उसका स्वरोजगार है वो चलेगा नहीं। जो आप लोन ले रहे हैं 2-3 लाख का, उससे जो है कोई स्वरोजगार नहीं चलता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जो 53,000 पद हैं उन्हें आप स्वरोजगार से कैसे भरवाएंगे, या उन पे भी आपको अपने रिश्तेदारी लगाने हैं? ये पद तो भरने पड़ेंगे ना। अगर आपको विभागीय प्रणालियां सही करनी है, आप जो है अखबारों में दे देते हैं एक ग्राम विकास अधिकारी के पास 30-30 गांवों का जिम्मा है, तो क्यों है? क्योंकि सरकारी पद रिक्त पड़े हैं और आपको आपकी जो मंशा है उनको भरने की नहीं है। तो इसलिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमारा जो अब आगे का मिशन है वो क्या है? हमारा 5 सितंबर को शाम 5 बजे आपको क्या करना है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो करवाया था वो ही करना है। क्या करना है? ताली और थाली, यानी आपको अपने जो थाली या आपके जो बर्तन है उनको बजाना है, साउंड करना है और ताली बजानी है। और जिस भी अन्य तरीके से आप विरोध करना चाहें उसका आपको शॉर्ट वीडियो बनाना है या फोटो बनाना है और आपको सोशल मीडिया पर शेयर करना है, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और आपको इंस्टाग्राम या जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस पर आपको उसको शेयर करना है
और ट्विटर के जो हैशटैग हैं दोस्तों वो आपको अलग अलग नहीं चलाने हैं। हमारे द्वारा जो हैशटैग चलाए जा रहे हैं स्पीक अप फॉर यूकेएसएससी एंड यूके पीसीएस स्टूडेंट और एक है आपका रिप उत्तराखंड गवर्नमेंट। ये दो हैशटैग चलाने हैं, इसके अलावा आपको कोई भी हैशटैग का प्रयोग नहीं करना है। बाकी आपको ध्यान रखना है 5 सितंबर को शाम 5 बजे मिलते हैं हम आपको। तो देखिए दोस्तों, साथ साथ आपको अपनी स्टडी पर भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप इस आंदोलन में या जो डिजिटल आंदोलन चल रहा है इसी में आप लगे रहें, साथ साथ में आपको पढ़ाई में भी लगे रहना है। और क्योंकि उत्तराखंड राज्य की जो सरकार है अंधेरी नगरी चौपट राजा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं इनका एग्जाम करा दे अगले महीने, तो इसलिए आपको पढ़ाई भी करते रहना है। ये आपको कब बताते हैं, जब एग्जाम के 20 या 25 दिन रह जाते हैं तभी क्या करते हैं बताते हैं, और एग्जाम के 2 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करते हैं। तो इसलिए आपको स्टडी अपनी नहीं छोड़ती है, कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।